चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर डिसोल्यूशन। देखो बेटा, डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है। हमारे पास दो टॉपिक होते हैं, एक तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट लाइक PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, यानी कि क्लोज करना है हमने ओल्ड एग्रीमेंट को और एक नया एग्रीमेंट बनाना है। ठीक है, उसे तो हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो होता है कि जब सारे पार्टनर इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि अब हम अपना जो बिजनेस है उसको हम बंद कर देंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो होता है कि जब वो पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी बिजनेस में और ओल्ड एग्रीमेंट को क्लोज करके नया एग्रीमेंट बनाएंगे। और पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो होता है जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें ये बिजनेस बिल्कुल क्लोज करना है, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं एसेट्स हमें सारे सोल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो हम अपने एसेट सोल्ड करेंगे। जब एसेट हम अपने सारे बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। लाइबिलिटीज़ का हमें पेमेंट करना है, जैसे कि लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, सारे एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं। ठीक है, इसके बाद रिजर्व हमें सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और फाइनल सेटलमेंट करना है हमें पार्टनर्स का। ठीक है, और ये सब चीज़ें करने के लिए टू मेक ऑल दीज थिंग्स वी मेक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। इफ़ कैपिटल फिक्स देन वी मेक दिस। देखो, अगर हमारा करंट अकाउंट बनेगा तो वो तब बनेगा जब हमारी फिक्स्ड कैपिटल होगी। ठीक है, क्या क्या बनेगा, एक तो रिलाइज, ये सब चीज़ें करने के लिए, एसेट बेचने के लिए, लाइबिलिटी पे करने के लिए, एक्सपेंस पे करने के लिए, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और फाइनल सेटलमेंट करने के लिए हमें बनाना है इसमें एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या फिर करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट हम सिर्फ तब बनाएंगे जब हमारी कैपिटल कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। ये लोन वो है जो फर्म लेती है पार्टनर से, आउटसाइडर से नहीं लेना है ये लोन। अगर फर्म ने लोन पार्टनर से लिया है, वो पार्टनर जो फर्म में ऑलरेडी है, तभी ये पार्टनर्स लोन काउंट होता है। अगर किसी आउटसाइडर से लोन लिया हुआ है तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। और फिर हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। देखो, ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह बनेगा। दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच करना चाहिए लास्ट में आके। देखो, वी डू नॉट मेक बैलेंस शीट, ओनली बैंक अकाउंट मैच बोथ द साइड्स, यानी लास्ट में जब हम ये बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हमारी दोनों साइड्स मैच करनी चाहिए। अब देखो, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है जिसमें ये नहीं बता रखा कि लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना ही करना है या एसेट्स हमें सोल्ड करने ही करने हैं। अगर एडजस्टमेंट में किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के बारे में बता नहीं रखा कि इसका पेमेंट करना है या सोल्ड करना है, तो आप ये मान के चलो कि सारे लायबिलिटीज़ हमें पे करने ही हैं, चाहे उसके बारे में एडजस्टमेंट दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, तो आप उसको जो उसकी बुक वैल्यू है उसी पर ही आप उसे पे कर दीजिए। सारे एसेट्स हमको सोल्ड करने हैं, टेंजिबल वाले। टेंजिबल वाले कौन से, जिनको हम टच कर सकते हैं। अगर किसी एसेट के बारे में जो कि टेंजिबल है बता नहीं रखा है, क्वेश्चन साइलेंट है कि उसको सोल्ड करना है या नहीं करना, हम उसको सोल्ड करेंगे ही। यानी कि आप ये मान के चलो, अगर लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट होगा ही, चाहे एडजस्टमेंट में गिवन हो या ना हो। अगर एसेट है टेंजिबल तो उसको हमें बेचना ही है, चाहे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में गिवन हो या ना हो। अब देखो, उसमें ना कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी दे रखे होते हैं। इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा ना कि क्या करना है, तो उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं और उसको सिर्फ हम, जब हम अपना क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स कॉपी करते हैं ना, तो वहाँ पर सिर्फ ब्रॉट डाउन करेंगे और हमें कुछ नहीं करना अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में उनके बारे में कुछ नहीं बता रखा। जैसे कि गुडविल और पेटेंट, ये होते हैं इंटेंजिबल एसेट। अगर क्वेश्चन में इनकी एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बता रखा है तब तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, वरना सिंपल इनको ब्रॉट डाउन कर लेंगे एज एन एसेट। ठीक है, अब अगर देखो, अगर कोई लायबिलिटी है जिसको हमने सेटल्ड किया है किसी एक्सचेंज ऑफ एसेट, किसी एसेट्स के बदले में, तो हम उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे। सपोज एक लायबिलिटी थी जिसको हमें सेटल करना था और हमने वो सेटल कर ली एक एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में। ठीक है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड विल बी पेड ऑफ। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को भी हमें पे करना ही है। ठीक है, तो अगर कोई लायबिलिटी है जो हमें सेटल करनी है और हमने वो सेटल करी किसी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को हमें पे ऑफ करना ही होगा। देखो, ऑल द एसेट्स ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, सारे एसेट्स हमें ट्रांसफर करने रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट कैश और बैंक। कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा।
पी एंडल ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी जाती है। तो हमें सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, सिर्फ कैश, बैंक, पी एंडल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऑल द लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग PFBD आर ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट। सारी लाइबिलिटी यहाँ तक कि PFBD को भी हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पी एंडल अकाउंट, जनरल रिजर्व। इनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट तो हमारा बैलेंस जाएगा बाय बैलेंस BD। पी एंडल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने हैं, सिर्फ इनको हम नहीं करेंगे।